वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। ये हिस्ट्री एनसीईआरटी का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 चैप्टर हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देख कर आएँ, बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा रोज़ का प्लान क्या है, तो सुबह 8 बजे हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास आपको मिलता है। शाम को 8 बजे जियोग्राफी एनसीईआरटी का क्लास मिलता है, यानी एनसीईआरटी के 2 क्लासेस चल रहे हैं। रात को 10 बजे पीवाईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, उसका क्लास चलता है। और स्टेट पीसीएस के लिए आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, बीपीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके लिए एक अलग से सीरीज चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट। इन सब की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नए हैं तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर ही देंगे आप। और क्विज भी होता रहता है, जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इन्हीं का क्विज। आप जब यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे हमारे, तो पोस्ट वाला जो होता है कम्युनिटी वाला, उसमें आप देखेंगे जाके क्विज हो रहे हैं। वो भी सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। एनसीईआरटी में पढ़िए और फिर जाकर उसका क्विज दीजिए, जिससे आपका टेस्ट भी होता रहे, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज है हमारा चैप्टर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। अगर आप नए हैं तो पहला वीडियो हिस्ट्री का जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरीके से तैयारी शुरू कर सकते हैं और इन वीडियो का लाभ कैसे उठा सकते हैं। यानी जो मैं हाईलाइट करूंगा चीज़ें, उसको आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो फिर से वो समय बर्बाद ना हो, इसलिए आप पहला वीडियो देखिए जाकर और फिर आइए, तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, तो किताबें और खबरें यानी सोर्स हैं ये पता लगाने का। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 साल पहले क्या हुआ था, तो आप क्या करोगे? किसी ऐसे व्यक्ति से पूछोगे जो उस समय उपस्थित होगा, या आप उस दिन का न्यूज़पेपर निकालोगे और बताओगे कि उस दिन क्या हुआ था, ठीक है। या आप कोई उस समय लिखा हुआ डायरी लाओगे, या उस समय की कोई चीज़। तो किताबें और खबरें, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है उस समय के बारे में, तो किताबों से हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है कि 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले क्या हुआ था। ऐसी कब्रें कि उसके अंदर कैसे दफनाया जाता था, अकेले दफनाया जाता था या साथ में किसी को दफनाया जाता था, यानी कोई वस्तु को दफनाया जाता था, उनसे भी ये हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग कैसे हुआ करते थे। यानी ओवरऑल हमें ये पता करना है कि इतनी पुरानी समय में लोग कैसे थे और क्या करते थे और कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमारे जैसे थे या हमसे बेहतर थे या हमसे थोड़ा प्राचीन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं हाईलाइट करूंगा वो आपको नोट डाउन कर लेना है। पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ बताता रहता हूँ। पुस्तकालय में मेरी, मेरी इस लड़की का नाम है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। तो अब हम पता लगाएंगे वेद क्या है। इससे पहले 3rd चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगर पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख के आए, सीधे क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से। खैर, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो पहले तो आपको यही याद रखना है, और आप क्रम से याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो पहला है वो सबसे पुराना है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो आपको क्या लिख देना है कॉपी में, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, 3500 साल पहले रचना हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। तो सूक्त किसे कहते हैं?
जो उसमें प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। लेकिन सबसे पहले आप इंद्र लिखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रार्थनाएं सूक्त मिले हैं तो वो इंद्र के मिले हैं। दूसरे नंबर पर अग्नि है, तीसरे नंबर पे सोम है। तो आप इतना भले ना याद रखें, लेकिन ये याद रखें सबसे ज़्यादा अगर प्रार्थनाएं हैं तो इंद्र के बारे में। ठीक है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है जिसमें खास पेय बनाया जाता था। तो आपको ये याद रखना है कि किनकी सूक्त यानी प्रार्थनाएं मिली हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर पाठ द्वारा मतलब बोल बोल के, छुटा मीन सनार, छुटा मन सनार, छुटा मीन सनार। ऐसे जब बचपन में भी हमें बोल बोल के याद कराया जाता था, ए फॉर एप्पल, तेज तेज बोलते थे हम लोग, आपको याद होगा। तो ऐसे ही यहाँ सस्वर पाठ होता था, साफ साथ में बोलते थे, ए फॉर एप्पल, ऐसे ही तो कंठस्थ हो जाता था। ये लोग आगे ऐसे ही कंठस्थ करवाते थे। तो वेद लिखे बाद को गए, तभी कहा जाता है वेद लिखे नहीं गए हैं, वेद की रचना हुई है, रचे गए हैं। अब लिखने और रचने में क्या अंतर है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी जब हम करेंगे तो उसमें बताएंगे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। जहाँ भी महिलाएं आए आपको तुरंत सक्रिय हो जाना है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाएं भी करती हैं। सीधे स्टेटमेंट यूपीएससी देगा कि सभी सूक्त, सभी प्रार्थनाओं की रचना पुरुषों ने की थी, तो गलत हो जाएगा। या महिलाएं भी आ जाएगा तो आपको ये भी लग सकता है कि इतने पुराने समय में महिलाओं की स्थिति क्या बेहतर थी। तो जी हाँ, जो ऋग्वेद है इसमें महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। बाद को समस्याएं आने लगी, लेकिन ऋग्वेद में महिलाओं की बेहतर स्थिति थी, सभी लोगों की बेहतर स्थिति थी, ये ऐसा कह सकते हैं। अब आगे आते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी पुरानी संस्कृत कह सकते हैं, थोड़ा अलग टाइप की। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी, भारोपी मतलब भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये पूछा जा सकता है संस्कृत किसका हिस्सा है, तो भारत और यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं, ये सब इससे ही रिलेटेड है। अंग्रेजी, फारसी, तभी अंग्रेजी में आप देखोगे रामा, और संस्कृत में भी बोला जाता है रामा। ठीक है। ऐसे ही मदर, तो ये भी माता से निकला हुआ है। तो फादर तो पिता से निकला हुआ है। ऐसे कई शब्द हैं जो अंग्रेजी और संस्कृत में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिलेट होते हैं कुछ। जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। जैसे यहाँ देखो लिखा मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी में, मदर अंग्रेजी में, तीनों माँ, ता, माँ, मदर, तो वो सब एक ही जैसा बोलने में लग रहा है। इसमें ता और रा है, इसमें दा और रा है। ठीक है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषाएं हैं। यानी आपको याद क्या रखना है, एक तो भारोपीय भाषा परिवार है हमारे यहाँ, ठीक है, दूसरा तिब्बत वर्मा परिवार, और तीसरा द्रविड़ियन परिवार, और चौथा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। ये 4 टाइप की भाषाएं हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। फिर ये 4 जो टाइप हैं
ये अनगिनत टाइप में डिवाइड हो गए हैं। जैसे संस्कृत से हिंदी, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, भोजपुरी ये सब निकली हैं। ऐसे द्रविड़ से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब निकली हैं। और पूर्वोत्तर में तिब्बत वर्मा परिवार और बीच में ऑस्ट्रो एशियाटिक, यानी अपने यहाँ 4 परिवारों की भाषाएं हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। आपको जैसे मैंने बोला था कि पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ा कहाँ से जाएगा। ये क्या होता था, एक व्यक्ति को पता है, ठीक है, वो दूसरे को सुनाता था, ठीक है, या गुरुजी बैठे हैं, इनके सामने कई स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, ये इन लोगों को सुनाएंगे, ये लोग फिर आगे पास ऑन करेंगे, ये आगे पास ऑन करेंगे, वैसे ही आगे तक रचनाएं चलती रहीं। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, ठीक, तो ऐसे ही चलता रहा, आगे जाकर कोई होगा जिसने इसे लिखा है। तभी कई बार कहा जाता है वेदों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद स्टार्टिंग से नहीं थी, वो बात को जोड़ देंगे, जिसे हम छेपक बोलते हैं। छेपक हिंदी में होता है, छेपक का मतलब होता है जो रियल चीज़ नहीं है, बाद को उसमें जोड़ दिया गया। जैसे मान लो मैंने कोई कविता लिखी और वो प्रिंट करके भेज दी, किसी को मिली, उसने नीचे 2 लाइन और बढ़ा दी, और वो पेज तो हमारे नाम से था। अब जो दूसरा पढ़ेगा व्यक्ति, उसे क्या लगेगा कि ये 2 लाइन भी मैंने लिखी हैं, जबकि ये दोनों लाइन किसी और व्यक्ति ने नीचे जगह खाली थी तो लिख दी, ठीक है, तो उसे छेपक बोलते हैं। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, छपा तो 200 साल पहले है, और लिखा भी बहुत बाद को गया। यानी पहले क्या होता था, एक लोगों से दूसरे को सुनाया जाता था, वो दूसरे को सुनाता था, और श्रवण करते करते आगे तक पूरा ज्ञान भेजा जाता था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार क्या करते हैं, लिखी हुई जानकारी को भी पढ़ते हैं। ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी किसी ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, यानी वार्तालाप, बातें हो रही हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां, व्यास और सतलज, के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी किसकी किसके बीच में वार्तालाप हो रहा है, बातें हो रही हैं, विश्वामित्र जी और व्यास, सतलज 2 नदियां हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये पांडुलिपि मिली है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। तो कश्मीर में पांडुलिपि पाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इन पांडुलिपियों से ही किताबों पर चीज़ें छापी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यानी पहले श्रवण के माध्यम से इधर उधर जाती थी, फिर पांडुलिपियों पे लिखा गया, और फिर उनकी छपाई किताब और कॉपी और बुक के रूप में हुई। यहाँ पढ़ते हैं, देखो, विश्वामित्र नदियों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। समझ रहे हो आप, पहाड़ों से नीचे आओ, नदियों से कह रहे हैं। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र क्या बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से पार जा सकें। यानी नदी बह रही है, वो इधर खड़े हैं, इन्हें पार करना है नदी,
तो वो कह रहे हैं आप इतना ऊपर ना आओ कि हम डूब जाएं। तो नदियाँ क्या बोलती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। बेहद इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। हमारे लिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। यहाँ पे कहा गया था ना कि घोड़ों की चाल से और गायों की तरह, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, यानी इन तो शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग तभी हुआ होगा जब ये वहाँ उपस्थित होंगी, ठीक है। हम इस समय कोई ऐसी चीज़ का शब्द प्रयोग नहीं कर सकते जो है ही नहीं, ठीक है। अगर हम गाय घोड़ा बोल रहे हैं इसका मतलब वो हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए यहाँ भी गाय और घोड़ा का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में गाय और घोड़ा हुआ करते थे। क्या तुम्हें लगता है रथ भी महत्वपूर्ण थे? तो रथ की भी बात हुई है, आप ये भी याद रखना, रथ की भी बात ऋग्वैदिक काल में हुई है। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख होता था। तो उन्होंने दो चीज़ें बताई थी, रथ और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है। और आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप सच में ऐसे ही पढ़ते थे एनसीईआरटी, या पढ़ते चले जाते थे कहानी की तरह, ये पढ़ा 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 चले गए 9, 10, 11, 12 की तरह। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर कौन कौन सी हैं, इनको भी अंडरलाइन को, सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये। आपको लगेगा कि ऋग्वेद में गंगा तो बहुत पूजनीय हुआ करती होगी, गंगा यमुना तो बहुत ही पूजनीय नदियां हैं, लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। एक्सट्रीम वर्ड, सिर्फ एक बार। आपको ये रट लेना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ, जैसे ऊपर बात हुई, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। किसके किसके लिए? मवेशी, बच्चे, घोड़े। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। आप समझ रहे हो, मेन क्या जमीन के लिए लड़ी जाती थी? मुख्यतः जमीन के लिए लड़ी जाती थी? नहीं, मुख्यतः मवेशियों के लिए लड़ी जाती थी। यानी महत्वपूर्ण क्या था, जमीन महत्वपूर्ण थी या मवेशी महत्वपूर्ण थे? और मवेशियों में भी महत्वपूर्ण गाय रही होगी, ठीक है। तो ये बिटवीन द लाइन या लाइन को समझना ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि वो क्या कह रहा है, लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यानी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, लेकिन मेन लड़ाई मवेशियों के लिए लड़ी जाती थी। बाद को जमीन आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा बनेगा वो तो यूपीएससी जाने, लेकिन आप सतर्क रहें। जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यानी अगर हम इसको लिखें तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, मवेशी, फिर जमीन, और वो भी जमीन में भी कौन सी जमीन, जिसमें चारागाह और फसल बढ़िया हो सके। चारा क्यों? मवेशी के लिए ही। उसके बाद पानी के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, और फिर बंदी यानी लोगों के लिए, जिससे लोगों को बंदी बनाकर काम कराया जा सके। तो सीधे स्टेटमेंट आएगा कि ऋग्वेद काल में क्या इम्पोर्टेंट है, जमीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मवेशी? तो मवेशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आता था वो सिर्फ शासक नहीं रख लेता था, सिर्फ राजा नहीं अपनी तिजोरी भरता था, बल्कि शासक यानी सरदार, पुरोहित और आम लोगों में भी बांट दिया जाता था धन, यानी धन आम लोगों में भी बंटता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। तो ये भी याद रखना।
कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। मैं जो अंडर हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ कि आप अपने नोट्स में या आप अपनी बुक में अंडरलाइन हाईलाइट कर लें या नोट्स बना लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको ढूंढ कर निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जो मैं आपका काम आसान करते जा रहा हूँ। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। ध्यान रखो, स्टेटमेंट सीधे आएगा कि स्थानीय सेना हुआ करती थी, गलत। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये कैसे पता चलेगा? जैसे आजकल कहते हैं बादशाह है भाई, राजा है, विधायक जी हैं, तो ये शब्द क्या बताते हैं? सेठ हैं, तो ये शब्द क्या बताते हैं? उस व्यक्ति की पावर बताते हैं, या सही शब्द में बोला उसकी औकात बताते हैं कि ये पावर वाला व्यक्ति है, औकात इसकी बहुत ज़्यादा है, इसे भिड़ना मत। तो ये सब शब्द इसलिए लगाए जाते हैं। ऐसे पहले भी कुछ शब्द थे, क्या थे? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। काम के आधार पर, जाति जन्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे राजा, यानी अभी तक दो ही वर्गों की बात हुई है, राजा और पुरोहित। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। मतलब वो नहीं है कि राजा है बाकी सब जनता है, जो ये कहेगा वही सही, जो ये कहेगा वही गलत, ऐसा नहीं था। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन कि ऋग्वेद काल में, वैदिक काल में राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, राजा के पास ऐशो आराम नहीं होती थी, बल्कि इस एरिया में 5,000 10,000 लोग रहते थे, उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट था व्यक्ति, लगता था ठीक ठाक आदमी है, उसको राजा बना दिया जाता था कि आप देख रेख करें। जैसे आप पहले क्लास में होते थे, 50 बच्चे हैं, मास्टर साहब एक बच्चे को वहाँ का बना देते थे मॉनिटर, कि आप क्लास को सही से चलाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मॉनिटर अपना सब कुछ अपना, कि हम भाई राजा हैं, हम क्लास से ऊपर हैं, ऐसा नहीं कुछ था। वो भी सेम था, सेम जैसे बैठता था, सेम पढ़ाई करता था, लेकिन वो मॉनिटर था, सबको देख रेख करता था। ऐसे ही यहाँ राजा का मतलब वैसा राजा नहीं है कि इसे ऐशो आराम में रहेगा, जो कहेगा वो सही, न्यायालय भी हम और वकील भी हम, जो कहेंगे वही सही, ऐसा नहीं था। सब बराबर थे। उनमें से एक जो ठीक ठाक आदमी लगता था कि यहाँ डिसीजन ले सकता है, इसकी बात लोग सुन सकते हैं, ये ईमानदार है, तो उस व्यक्ति को बैठा दिया जाता था, क्योंकि शासन चलाने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति होना आवश्यक है। ठीक है, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। अब आप ये काम आपका, आप पढ़ के पता लगाइएगा। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसमें वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो जन और विश्व, विश्व मतलब वैश्य शब्द वहाँ से निकला है। इन दो चीज़ों का प्रयोग आम लोगों के लिए होता था या जनता के लिए होता था। तो यही जन, जन मतलब लोग, इसी जन से बन गया लास्ट में बाद में जनपद, जहाँ लोग रहते थे। ठीक है, जन मतलब लोग, जहाँ लोग रहते हैं वो जनपद। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विश्व, भरत जन, विश्व, पूर्वविश्व, भरत विश्व, यदुवंशी, यदुजन, यदुविश्व, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? आप सोचना, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य।
अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास और दस्यु क्या, जो विरोधी थे इनके या जो अलग थे थोड़ा सा, ये अलग थे थोड़ा सा। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे शायद। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले दास और दस्यु का मतलब गुलाम नहीं होता था, ठीक है। दास का मतलब एक ये टाइप के लोग थे, ये अपने आप को आर्य कहते थे। एक दूसरे टाइप के लोग थे, उन्हें दास या दस्यु कहते थे। वहाँ ये इनके गुलाम नहीं हुआ करते थे, ठीक है। बाद में दास को दासी को गुलाम कहना शुरू कर दिया गया। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, ठीक है। जैसे इंडिया का नक्शा बनाए अगर हम, ठीक है, जैसा भी बना, ये पाकिस्तान भी पहले अपने में ही था, इसको भी जोड़ लो। तो इधर क्या हो रहा था, वैदिक चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ उस समय क्या हो रहा होगा ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। जिस समय यहाँ ऋग्वेद था उस समय यहाँ क्या हो रहा था वो अब देखेंगे। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब आगे चलते हैं, अगले पृष्ठ के चित्रों को देखें। चलिए पहले चित्रों को देख लेते हैं। ये कुछ है, इसका मतलब है यहाँ किसी को दफनाया जाएगा। इसके चारों तरफ आपको पत्थर दिख रहे होंगे, फिर ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे, ठीक है। तभी इसे क्या बोला गया, महापाषाण। महा मतलब महान या बड़े, पाषाण मतलब पत्थर। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान या शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट शब्द पूछता यूपीएससी, कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोल्ट होल, बड़ा सुराग है, ये इधर दिख रहा होगा आपको, ये फाल्ट, ठीक है, ये फाल्ट जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। ये शायद ही सब चल रहा है, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था सब कुछ साइड में ही चलेगा, शायद ऐसा शायद वैसा शायद वैसा। यहाँ देखो यहाँ क्या क्या है, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। ये कब्र से मिले, ये देखकर आपको ये दिमाग में पहली चीज यही आई होगी कि ये चप्पल है, ठीक है। ये देख के आया होगा कि चाकू है या कटारी टाइप की है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, ये नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, एक कटार, ये क्या है, कुल्हाड़ियाँ हैं, ठीक है, घोड़े के लिए सामान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर में बता चुका हूँ, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, मतलब ऐसा नहीं कि कैसे भी रख दिया गया, व्यवस्थित। आपने अभी देखा होगा, फिर से देखेंगे अभी फिगर, व्यवस्थित रखे हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। लाइन तुरंत याद रखो, क्रोनोलॉजी पूछ देता है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। यानी सिर्फ दक्कन भारत या दक्षिण भारत नहीं, कहाँ कहाँ प्रचलित थी ये भी पता होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। मैंने चैप्टर 2 में बताया था, जहाँ पे मेहरगढ़, बुर्जहोम, कुरनूल की गुफाएं, ये सब मुंशी, ये सब दिखाए थे। वहाँ इसके बारे में भी लिखा था, वहाँ मैंने इसके बारे में भी बताया था, ठीक है। आप दूसरे चैप्टर में जाके उसको फिर से देखिएगा। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, यानी केवल एक पत्थर रखा है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, एकमात्र। क्योंकि एक्सट्रीम हम गलत कर देते हैं ना, यहाँ देखो एक्सट्रीम, कई बार एक्सट्रीम सही हो जाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना। यहाँ आप देखोगे कितने व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं।
मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो पहली बात तो क्या, मिट्टी के बर्तनों के साथ, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर या काले लाल मिट्टी के बर्तन का संबंध किससे है, महापाषाण काल से है। ठीक है, इनके साथ ही मिले लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, तो ये सब चीजें भी इनके साथ मिलती हैं। ठीक है, अभी देखो ये मैंने कल पढ़ाया था तो पूछा भी था लोहा वाला, तो यहाँ क्वेश्चन ने क्वेश्चन खुद ही पूछ दिया, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, यानी ये सब देख लिया तो इन सब से क्या ये पता चलता है कि लोगों के बीच भेदभाव था या नहीं था, उनके बीच असमानता थी या नहीं थी, सब बराबर थे या ऊंच नीच वहां भी थी। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंगाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जैसे मान लो एक कब्र है, उसमें बहुत सारा सोना चांदी मिला है, इसका मतलब हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि कोई रिच फैमिली का पर्सन होगा। एक व्यक्ति मरा है, उसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वो शायद पुअर हुआ रहा होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है, जो मैंने बोला। ब्रह्मगिरी को खोजो, जो वही चैप्टर 2 में है, उसमें ब्रह्मगिरी आप देखना जाके। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, हमने जो बताया। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। अब आप बताओ, जिसके पास इतने सोने के सिक्के मनके सब मिले होंगे वो रिच होगा, या जिसके पास मिट्टी के बर्तन मिले हैं वह रिच होगा? ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, दूसरे अनुयायी, यानी वहां भी गरीब अमीर थे। अब ये हो सकता है कि वो समान व्यवहार करते हुए एक दूसरे से, या ऊंच नीच हो, ये अभी नहीं पता लगेगा। लेकिन गरीब और अमीर तो थे, और ये गरीब अमीर तो हमेशा ही रह रहे हैं, जब से दुनिया बनी है, जब से हमारे तक एविडेंस है, तब से आज तक गरीब अमीर का चल ही रहा है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी एक ही गड्ढे में 2-3 लोग। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। उसमें हमने देखा था यहाँ पर होल था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यानी कई बार हम लोग नहीं लगा देते हैं ऐसे कि यहाँ पर से रास्ता है, ठीक है, ये जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। हम लोग अपनी बुक में जो स्टिकी नोट्स होते हैं वो लगा देते हैं, तो वही यहाँ की जैसे पहचान रहे। इनाम गांव मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। फिर मानचित्र 2 देखिए, आप उसमें ओपन करके सेकंड चैप्टर अवश्य देखिएगा। इनाम गांव को खोजो, क्या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है? तो सिंपल सा पहला तो यही स्टेटमेंट बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो इनाम गांव भीमा की नदी के किनारे है? नहीं, भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। आज भी यही प्रथा शायद चल रही है। तभी कहा जाता है, घरों में कभी कभी आप देखे होंगे, कहा जाता है उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर, साउथ की तरफ पैर रखकर नहीं सोना चाहिए। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसा किस किस के घर में कहा जाता है बताइएगा थोड़ा। आप लोग कमेंट करते रहा करिए, लाइक करते रहा करिए, तो इससे मोटिवेशन मिलता है। बाकी मोटिवेशन कहाँ से ही मिलेगा, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके पढ़ना पड़ रहा है। खैर, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था।
बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पर मुड़े हुए थे। अब आप ये किसकी किसकी बात हो रही है? इनाम गांव की बात हो रही है। वहाँ क्या क्या था आप ये सब नोट कर लीजिएगा इसमें से, ठीक है। ये जो भी चीज़ें इसमें से हैं काम की वो आप नोट कर लीजिएगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अब कंकालों का अध्ययन हुआ, क्या बताया? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। कोई छोटा है तो वो बच्चा होगा, कोई बड़ा है वो आदमी होगा। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। यानी वो बच्चा गर्ल है या बॉय है उसको पहचानना मुश्किल है छोटे पर। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कब ये पता लगाया जा सकता है? क्योंकि अगर स्त्री है तो उसके पास हो सकता है सोने के आभूषण ज़्यादा हो। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं, जो मैंने बोला। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो वही मैंने बोला, संभवतः पे चल रही है दुनिया, ठीक है। शायद पे चल रही है दुनिया कि अगर गहने ज़्यादा हैं तो वो महिला ही होगी। लेकिन अभी क्लियर थोड़ी है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक, सुश्रुत चरक वाले चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। आपको नहीं याद है तो आज से आगे याद रहे। ये नोट करने की चीज़ नहीं, याद करने की चीज़ है। चरक ने चरक संहिता लिखी थी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी, नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने कब बताया था ये भी थोड़ा सोचो। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? चरक बहुत पहले हुए हैं, बहुत पहले, ठीक है। जब साइंस का सा भी नहीं था विदेशों में, जब ब्रिटेन अमेरिका में साइंस का यश भी नहीं था, तब चरक आकर बताकर वो चले गए। तो हमें चरक, सुश्रुत जैसे, आर्यभट्ट जैसे लोगों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब देखते हैं इनाम गांव में लोग काम धंधे क्या करते थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? महापाषाण काल। इनाम गांव है, कहाँ है ये आप सेकंड चैप्टर का जो मैप है उस पेज को पलट कर देखिए जाकर। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों में से है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। क्या क्या मिला है? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ये आपको नोट भले ना करो लेकिन याद रखो कि सब कुछ मिला है। सब कुछ का मतलब मेन मेन क्या पूछा जा सकता है? गाय मिली है, कुत्ता मिला है, घोड़ा मिला है, मछली मिली है, चिड़िया मिली है, बकरी मिली है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो सब मिली हैं। हिरण मिला है। तो अधिकतर चीज़ें अगर स्टेटमेंट में आए तो सब कुछ अधिकतर मिल ही गया है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। यानी ये सब का भी उपयोग होता था। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ये काम आपका सोचने का है, मेंस के लिए प्रिपेयर होना है। तो कल्पना करो, ये भी आप कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो या रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। क्या तुम्हें खाने में क्या दिखाया जाता है? खैर ये कोई जरूरी उतना नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। सूक्त मतलब क्या था?
रथ मतलब क्या था? यज्ञ मतलब दास, महापाषाण। महापाषाण का मतलब होना चाहिए सजाए गए पत्थर। यज्ञ होना चाहिए अनुष्ठान। दास होना चाहिए गुलाम। सूक्त होना चाहिए युद्ध नहीं अच्छी तरह से बोला गया। और रथ होना चाहिए युद्ध में प्रयोग किया जाता था। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने ढंग से चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है। शब्द वेद पता है, प्रार्थना पता है, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महासभा, कर्म सब पता है। तो ये सब शब्दों का भी पढ़ते रहिए जिससे आपको पता हो कि पढ़ा है। ये आप करिएगा जिससे चैप्टर और अच्छे से तैयार हो जाए। अब आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। ये वाला पेज आप जरूर पढ़ा करिए और ये नोट भी करा करिए अगर नोट नहीं किया तो। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ था। तो आप बताओ नगर का प्रारंभ कब हुआ था? 4700 साल पहले। ठीक, ऐसे रिवाइज भी होता रहेगा, मैं पूछता रहूंगा आपसे। सबसे पहले क्या चीज मिली थी? तो गेहूं, जौ, उसके बाद चावल। सबसे पहला क्या पाला गया था? कुत्ता। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आप पढ़ के आए होंगे। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुई। क्रोनोलॉजी में वेद पहले आए और महापाषाण बाद को आया। हमने चैप्टर पढ़ा उसमें भी देखा। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। और चरक आए थे लगभग 2000 साल पहले। 2000 साल समझ रहे हो आप? जब अच्छे अच्छे लोग साइंस में नहीं थे तो चरक आके और अपना काम करके चले गए थे। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा चैप्टर? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कुछ ना कुछ, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ढंग का काम कर रहा हूँ या नहीं? मैं कुछ और पढ़ाना शुरू कर दूंगा। जैसे आजकल लोग ये बढ़िया सा वीडियो पे लिख के और कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। मैं भी आपको थंबनेल में कुछ अजीब करीब लिख के और मतलब कुछ भी लिख दूंगा, क्योंकि थंबनेल इंटरेस्टिंग बनाओ तो लोगों को आता है कि यूपीएससी ने कर दिया ये खेल, और बात को अंदर फिर वही। ठीक है। तो मैं वो सब करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो है वो सच्चाई लिखो, सच्चाई बताओ। वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी न्यूज़ चैनल वाले भी क्वेश्चन मार्क लगा लगा के यूक्रेन हो गया बर्बाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये हो गया, यूक्रेन ने वो कर दिया, रूस ने वो कर दिया। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जो सच्चाई है वो बताओ। आप लोग साथ रहेंगे तभी ये सिस्टम से चल पाएगा। ठीक है।